क्या एक सैनिक की वीरता और जीवन के अनुभव देश की नारियों की सुरक्षा की राह बन सकते हैं? जानेंगे कैंडिड टॉक्स विद भरत वी सीजन 4 के इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद भरत वी, द शो where we deep dive into the stories, insights, and experiences of fascinating individuals from all walks of life. I'm your host, Bharat Vatsa, and today we have a remarkably inspiring guest with us. His life and career span a diverse range of fields, from serving in the Indian Army to championing women's safety and even gracing the fashion runway. I am referring to none other than Lieutenant Colonel Rohit Mishra. Joining us as well is his wife, Rashmi Mishra, who is the Director of Marketing and Coordination for Mission Fight Back. रोहित और उनकी वाइफ रश्मि के मिशन फाइट बैक प्रोग्राम से उन्होंने हजारों महिलाओं और लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया। ये एक ऐसी प्रेरणा है जो हर किसी को समझने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे उनका ये सफ़र शुरू हुआ और किस तरह से वो आज देश की बेटियों को आत्मरक्षा करना और निडर होकर जीना सिखा रहे हैं। This episode is packed with insights and stories that leave you inspired. So let's get started with this episode of Candid Talks with Bharat V. And let's welcome the dynamic couple, Lieutenant Colonel Rohit Mishra and his wife, Rashmi Mishra. First of all, wish you a very, very happy birthday, Rohit ji. आज आपका बर्थडे भी है। Thank you so much. इट वॉज क्वाइट अ कोइंसिडेंस। आज ही के दिन ये रिस्केड्यूल हुआ आपका इंटरव्यू और आज ही के दिन आपका बर्थडे भी है। एंड आई वाज, अब मुझे पता नहीं था, मुझे आज सुबह पता चला जब आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और फेसबुक पे पता चला कि आज आपका बर्थडे है। मुझे लग रहा था कि आप शायद अपने बर्थडे सेलिब्रेशन मोड में होंगे, बट थैंक नहीं यू नहीं एनीवेज फॉर गिविंग मी टाइम। नहीं नहीं had to. Okay, again, welcome both of you to my show. So, if you can just quickly tell me about yourself and Rashmi ji, you also about yourself. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भरत जी, एक्चुअली दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन में कि मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ। आई नो अ, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो देखिए, वो तो एक बहुत अनओरिजिनल सा आंसर है क्योंकि बहुत से लोग करते हैं, बट मेरे साथ ये एक्चुअल में है। ओके। कारण ये है कि मेरे फादर खुद सीआरपीएफ में थे, तो ही इज पार्ट ऑफ द फोर्सेस। हम्म। तो मेरे फादर और मदर कानपुर के हैं, अच्छा। लेकिन मेरी पैदाइश अजमेर की है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मेरे को ध्यान है कि एक साल हम लोग कश्मीर में थे, उसके बाद ज्यादा टाइम हम लोग नागालैंड मणिपुर में रहे। और नागालैंड मणिपुर के बाद जो इनिशियल एजुकेशन है मेरी 7th स्टैंडर्ड तक, वो चेन्नई में हुई। और 8 से लेकर 12 तक मेरी एजुकेशन फिर कश्मीर में हुई है। एंड कॉलेज, जैसे कॉलेज में आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद मैं खुद भी फौज में आ गया। तो जो मॉम डैड का ओरिजिनल घर था कानपुर, वो हाँ हम सिर्फ तब जाते थे जब कभी कभी बीच में गर्मी की छुट्टियों में मॉम डैड लेकर जाते थे। ओके। एंड उसके बाद जब डैड रिटायर हुए 97 में, 97 में रिटायरमेंट के बाद वो खुद लखनऊ सेटल हुए। तब जाके हमारे पास कोई एक ऐसा घर या एक ऐसी जगह मिली जहां पर हर साल हम रेगुलरली जाया करते थे। सो इफ यू आस्क मी कि मैं कहाँ का, तो मे बी आई माइट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ लखनऊ मोर, क्योंकि 97 से लेके 20 साल हम लोग वहीं गए। एंड वंस आई रिटायर्ड इन 2016, तो उसका 2019 में भी अडॉप्टेड उत्तराखंड एज द स्टेट वेयर वी वांटेड टू स्टे, इसलिए हम लोग अब देहरादून रहते हैं। एंड रश्मि इज फ्रॉम कैलकाटा, आई थिंक शी शुड डू हर स्पीकिंग। So basically, we are from northern part of Bihar, but my ancestors they were all settled in Calcutta. तो बचपन कलकत्ता में गुजरा, पढ़ाई वहां पे हुई, देन मुंबई में कॉलेज किया, वहां पे काम करना शुरू किया, then got married to him and then we have been all over the place. Very nice. So basically, you have been traveling across the एक country, and it's हाँ, been great. So मेरा भी something it's on the similar lines. मेरी पैदाइश देहरादून की है, by the way. अच्छा, ओके दैट्स नाइस। एंड हाँ, मैं देहरादून, ये आपका यमुना कॉलोनी। ओके। तो मेरे नाना जी वहाँ पोस्टेड थे, मेरी मदर वहीं पर ही पढ़ी बड़ी हैं। माय फादर इज एन इंजीनियर, रिटायर्ड हो चुके हैं, एंड ही
has been traveling across. So पंजाब में पढ़ा हूँ, फिर he shifted to Assam and then शिलोंग. मेरी पूरी स्कूलिंग शिलोंग में हुई है, नॉर्थ Oh, ईस्ट इंडिया. fantastic. एंड उसके बाद वापस दिल्ली आ गया, दिल्ली से फिर मुंबई आ गया, मुंबई से अभी पूना में. सो लाइक दैट एवरीवेयर आई एम. So you're in Pune एंड right now. आई एम बेस्ड आउट ऑफ पुणे राइट नाउ. Oh, fantastic. So that is, but of course because of my job, and because of that मैं यहाँ पर posted हूँ. My daughter studied here. Right now she's in Canada. And मेरी better half भी कनाडा में उसी के साथ है फिलहाल. I'm enjoying my me time. So that is how it is. Anyways, this show is all about you. So let's get into the question mode. So रोहित जी, if you can just tell me, बचपन में हर किसी के वो सपने होते हैं ना कि and if you don't mind me asking, what is your date of year of birth? 72. 72. So I've turned 52 today. ओके, तो आप मेरे से एक साल बड़े हैं. ओके, मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू रेजोनेट विद द काइंड ऑफ ईयर दैट वी गो बैक. तो Right. हमारे जमाने में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे. या तो सिर्फ मेडिकल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या लॉयर बनो, और वही सब पुराना चला आ रहा था और वही सब सुनते थे, वही देखते थे. तो आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का कैसे सोचा? आई मीन व्हाट मेड यू डिसाइड दिस? आई मीन व्हाई दिस टफ चॉइस? कि हमारे घर में फादर की मतलब मदर की साइड में सब कानपुर में बिजनेसमैन थे. उन लोगों का सबका मामा वगैरह का सबका अपना बिजनेस चला करता था. फादर हमारे सब सर्विस क्लास के थे, सभी फौज में थे. डैड सीआरपीएफ में आ गए, एक उनका छोटा भाई और सीआरपीएफ में था, उनका दूसरा भाई फौज में था. तो अगर देखा जाए तो डैड और डैड का पूरा सर्कल जो था वो सब फौज में ही था. तो हम लोग जो पले पड़े हुए हैं वो फौज के एनवायरनमेंट में हो, तो कहीं ना कहीं तो एक वो इन्फ्लुएंस आ जाता है. उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब हम लोग 11th 12th पे पहुंचे, मतलब जब आपका टाइम आता है कि आप अपना करियर वगैरह चूज करो, तो आई बी फ्रैंक, मैंने आर्मी, आई डिड नॉट चूज आर्मी एज अ करियर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगा आई वाज नॉट फिट इनफ टू बी इन दी आर्मी. मेरा जो रुझान था थोड़ा मीडिया के तरफ था, पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया. तो जब मैंने अपने फादर को, अच्छा उस जमाने में फादर वगैरह थोड़ा कम ही बात किया करते थे, ज्यादा बातचीत मदर से हुआ करती थी. यस. तो जब मैंने मॉम को बताया पीआर एंड मीडिया, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये करना क्या चाह रहा है. जी. तो उनको शायद कहीं ना कहीं लगा होगा कि लड़का हाथ से निकल गया. बट सब्सिक्वेंटली तो उन्होंने मेरे को कभी पुश नहीं किया कि तुम ये ज्वाइन करो या वो ज्वाइन करो. बाकी भी जो मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि सब आर्मी के बैकग्राउंड से आते थे, तो उनके भी पेरेंट्स को देख के कहीं ना कहीं आई थिंक सबकॉन्शियसली आई वाज गेटिंग वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म. और एक ऑफ कोर्स देयर इज वन रिकलेक्शन आई हैव जो मेरे दिमाग से हटती नहीं है. जम्मू में मैं बैठा था अपनी सिस्टर के साथ, एक वहां पर केसी करके एक फास्ट फूड प्लाजा हुआ करता था. आई सॉ पैरा ऑफिसर, स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर वॉक इन हिज फुल यूनिफॉर्म विद द मरून बेरेट. सो कहीं ना कहीं पे वो इमेज मेरे दिमाग से कभी गई नहीं. तो आई डू नॉट नो हाउ मच इट इन्फ्लुएंस मी, बट यू नो एक एक इमेज बैठ जाती है. सो दैट वाज पार्ट ऑफ माय ग्रोइंग अप. सब्सिक्वेंटली जब मैं यहाँ गया, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की, तो हॉस्टल में आसपास जितने भी मेरे दोस्त थे जो फौजी के बच्चे थे, वही जो कश्मीर से हमारे साथ आ गए थे, जो वो थे, तकरीबन सभी आर्मी के बारे में ही सोचा करते थे. दे यूज्ड टू लिव ब्रीथ एंड टॉक ओनली अबाउट द आर्मी. तो कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस हो गया. देन आई टोल्ड माय फादर कि डैड मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ. ज्वाइन करो. तो बस थर्ड ईयर में था, एग्जाम दिया, निकल गया. पास आउट होने से पहले एसएसबी क्लियर हो गया. डैड ने फिर फाइनली बोला यार किसी तरीके से थर्ड ईयर पास कर देना, क्योंकि तेरा करियर बन चुका है. So that is how in 1990 I passed out of school, and by 93 I was already in the academy. Amazing. This is one, but I'll also tell you another thing. This is when you talk about in terms of कि क्या क्या चीजों ने आपको influence किया. But I think the most influential person in my life has been my father. मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फादर सीआरपीएफ में, you know, he was an officer in CRPF, and CRPF के first batch of officers पे he was one of the cadets. Oh, He okay. was from the first batch of CRPF officers जो डायरेक्टली सीआरपीएफ में आए थे. Okay. और वो अपने जमाने के सबसे ज्यादा वीरता पदक विजेता थे. If you don't mind sharing his name, please. He is Commander Nagendra Nath Mishra. Okay.
So he ended up getting a PPMD, that's the President Police Medal for Gallantry, a Police Medal for Gallantry, a President Police Medal for Meritorious Service, just to name a few, and innumerable commendation and this and that. So he had a lot of awards and appreciation from this. I mean, he was like a true soldier. अच्छा कुछ हमारी मतलब लाइफ ऐसी रही है कि हमारे आसपास ना नक्सलिज्म, टेररिज्म हमारे चारों तरफ रहा है, क्योंकि जब हम डैड के साथ नागालैंड और मणिपुर में थे लेट 70s एंड अर्ली 80s में, तो वहां पे माय मदर वाज अटैक्ड इन द हॉस्पिटल, इट केम आउट इन द न्यूज़पेपर। एक पुरानी एक संडे मैगजीन आया करती थी बहुत पहले, उसमें जब भी नॉर्थ ईस्ट का कोई मेंशन होता था डैड की फोटो पक्का आती थी, एंड डैड हैड अ कॉपी ऑफ ऑल ऑफ दीज। And but the most lasting impression which I had was, this is the year I think 1989, मेरे फादर को गोली लगी थी पंजाब में, तरन तारण खदूर साहब में। ही वाज वर्किंग अंडर श्री केपीएस गिल, जब पंजाब मिलिटेंसी का बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा था। द प्रॉब्लम वाज कि पंजाब मिलिटेंसी का आखिरी दौर शुरू हो रहा था, लेकिन 89 में वहीं पे कश्मीर का नया टेररिज्म शुरू हुआ था, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द टेररिज्म इन कश्मीर स्टार्टेड इन 89। सो हमें पता चला कि डैड को गोली लग गई है। अब डैड को पंजाब से लिफ्ट करके लेकर आया गया श्रीनगर में, क्योंकि हम लोग तो कश्मीर में ही रह रहे थे। हम लोगों का तो डैड की कंपनीज वगैरह को थोड़े टाइम के लिए इंडक्ट किया हुआ था पंजाब में। सो देन वन पर्टिकुलर नाइट हमारे स्कूल वगैरह पे भी अटैक्स होने लगे 89 में मिलिटेंसी पे। तो माय प्रिंसिपल मिस्टर आर के सोनी, आई एम टॉकिंग अबाउट केंद्रीय विद्यालय बदामी बाग कैंटोनमेंट श्रीनगर में, के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर आर के सोनी, एंड हमारे मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर जाडू। सो दे वर कॉल्ड टू सीबीएसई headquarter in Delhi. So they stayed the night at our house because the airport was again under my father. So dad ने सिक्योरिटी भेज के उनको घर पे रात को गेस्ट रूम में रुकवाया कि कल सवेरे आपको छोड़ देंगे, आप जाके देख कर आ जाइए, क्योंकि सीबीएसई को समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जाम्स कैसे किए जाएंगे, क्योंकि कश्मीर का जो टेररिज्म का सैलाब था वो इतना तेजी से आया कि मतलब आई डोंट थिंक सो द इंडियन अथॉरिटीज वर रेडी फॉर इट। और हमारा जो घर था वो बिल्कुल एक अकेली फील्ड के बीच में था, न्यू हैदरपोरा करके। अब तो खैर आई थिंक इट्स वन ऑफ द पॉशेस्ट कॉलोनी ऑफ श्रीनगर राइट नाउ। उस टाइम पे सिर्फ 6-8 घर हुआ करते थे, एंड आवर हाउस केम अंडर अटैक फ्रॉम 3-4 डायरेक्शंस। I have literally seen my father tear off the cast which was on his left leg. जिस पाँव में गोली लगी थी वहां पर उनका कास्ट भी लगा हुआ था। उन्होंने लिटरली कास्ट को अपने, because he was a very powerful man, he tore it open and he took his AK and he just moved out. And before moving out, he just told me, he says, my father used to call me Bob. So he says, Bob, you have to look after your mother and sister. And he just gave me a responsibility, and I was in 12th and he moved out. तो मैं मॉम को, अपनी बहन को जो मेरे से बड़ी है, उनको बेड के नीचे घुसाया, अपने प्रिंसिपल और मैथ्स टीचर को, हालांकि मैथ्स टीचर को बेड के नीचे डालने में मेरे को एक अंदर से सैडिस्टिक खुशी मिल रही थी। नॉर्मली वो मुझे ऐसे ट्रीट किया करते थे। So that day I could get back at him. And that night for at least half an hour, 1 hour, I manned the light machine gun outside. मतलब मैंने ना फायर किया ना कुछ किया, but the whole idea of standing next to one of the guard, looking out and feeling quite powerful. See, I'm standing out and looking after my mother and sister and 2 other responsibility that my father has given. That kind of gave me a sense of responsibility. तो मीडिया मेरे दिमाग से हटा नहीं था, but I think this was one incident जो मेरे दिमाग में रहा, और इसीलिए for me to just select army and get into it was very easy, and that is probably also the reason why I decided to be in the infantry. Wow, quite a story. So basically, because of this, so priorities आपकी थोड़ी change हो गई. Media was always there, but then Yes, army defense became priority number one. it became paramount. So while you were in armed forces, तो वहाँ के कुछ exceptional experiences जो during your tenure while you were in armed forces, उसके बारे में कुछ बताएंगे, जो whichever was the most lasting memory. Bharatji, I think you'll have to take 10 such interviews of mine if I start. किसी भी फौजी से आप पूछ लेंगे ना, उसके पास मतलब कम से कम 10 एपिसोड का मसाला तो होगा, जो भी but एकदम से रैंडमली आपके दिमाग में टॉप मोस्ट फोरमोस्ट आ रहा हो। I'll tell you my journey in the army. I mean, I got commissioned in August of 94. तो आज की तारीख में अगर मैं फौज में होता तो मेरे 30 साल हो गए होते। 20th August my course is celebrating 30 years in the army, 3 decades. I served for 22 years before I took premature retirement.
बट दैट सेड, आप शिलोंग में आपकी पढ़ाई हुई और मेरी शिलोंग में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग थी, पोस्टिंग थी। उमरोई बड़ा पानी में। ओके। So I started my journey from Bada Pani, Umroi, and uske baad we stayed there for 2.5 years. Though we kept shifting between Assam and Shillong. Subsequently, 96 we were moved to Leh. So we moved to Leh. There are a lot of incidents that happened in Leh, but I think the most prominent and the lasting experience I have is of the one of 6th May 1997. हम लोग ले थे, हम लोगों को सियाचिन जाना था, बट फॉर वट एवर रीजन वी वर टोल्ड दैट वी विल नॉट बी लीविंग फॉर सियाचिन। और हम लोगों को एज पूरी ब्रिगेड को, हमारी हमारी जो ब्रिगेड थी, जो विच इज कॉल्ड लकी 70, वो ले में लोकेटेड थी, खलसी करके एक जगह में लोकेटेड थी। पूरी ब्रिगेड को इन द ईयर इनिशियली 96 पे थोड़े टाइम पे, फिर 97 में परमानेंटली बुला लिया गया। एंड व्हाई आई मेंशन दिस ब्रिगेड इज because this is the brigade that actually got into the thick of the Kargil war. This was the first brigade that reacted in Kargil. Okay. So, and as luck would have it, it was also called Lucky 70, so Tashud, a lucky brigade. God bless them all. So, हम लोगों को सीधे कश्मीर बुला लिया गया और हम लोगों को जो एरिया दिया गया, that area was called Ganderbal. You are listening to Candid Talks with Bharat V. So actually जब आपने हमको ये 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक दिया, तो my wife said that that is the incident. उसके बाद में मैं second time बात करूं, but I should tell you about another incident. Okay. So I think I should start with that because that incident was also the starting of my spiritual journey. Spiritual journey. Yes. Interesting. Okay. In the army. अच्छा. So you see, army में generally people are very superstitious. We are not superstitious कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो शायद हम ऑपरेशन पे ना जाए, ऐसा वाला superstitious नहीं। बट हम लोग शायद भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जनरल थिमैया ने भी बोला कि किसी सोल्जर के लिए उसकी हिम्मत और साहस के साथ उसकी लक का होना बहुत जरूरी है, राइट? सो कहीं ना कहीं पे दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैं अपनी बटालियन का एडजुटेंट था 1996 में, एंड सितंबर के महीने में हम लोगों को ले से नीचे बुला लिया गया था रेकी करने के लिए कि आप आइए रेकी कीजिए, और उसके बाद तो बर्फ गिर जाएगी, उसके बाद आप वापस चले जाएंगे और अगले साल आपको फिर आना, सिंस वी वर द रिजर्व ब्रिगेड। तो हम लोग जनरली सोनामर्ग के एरिया में थे, और अगर आपको पता हो तो सोनामर्ग के एरिया में ही अमरनाथ है जी। और एक जमाने में जब कश्मीर में पीस हुआ करता था तो ज्यादा फौज नहीं रहा करती थी, तो इसीलिए मेरे फादर के अंडर में एयरपोर्ट भी था और अमरनाथ की ड्यूटी भी उनकी एक कंपनी देखा करती थी, तो मैं काफी बार अमरनाथ भी गया हुआ था। तो ये बात है अराउंड अक्टूबर 1st, सितंबर लास्ट वीक, अक्टूबर 1st वीक की। तो हम लोग एक बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ जो वहां पर पहले से लोकेटेड थी, उनके साथ हम लोग रेकी कर रहे थे। वो पहले थे, हमने उनको रिप्लेस करना था, तो हम लोग पूरे सोल्जर्स के साथ भी गए थे। हम लोग सिर्फ ऑफिसर्स थे, और जो हमारा कमांड एलिमेंट होता है, आपके सीएचएम हो गए, आपके सीक्यू हो गए, कुछ हवलदार हो गए, कुछ की अपॉइंटमेंट्स हो गए, तो वो जितने सीनियर लौटे हमको बोला गया था आप लोग एरिया देख कर आएंगे। तो हम लोग पहाड़ी में थे, तो हम लोगों को जहां जिस बेस कैंप से हम लोगों को भेजा गया था ऊपर, उसकी चढ़ाई कम से कम 4.5-5 घंटे की थी। वहां पर एक दूसरा बेस कैंप था, और बेस कैंप से हम लोग लेफ्ट राइट हमको भेजा जाता था, आज फलानी जगह चले जाओ, आज दूसरी जगह चले जाओ। बट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एरिया, मतलब उतनी सुंदरता मैंने नेचर में कहीं और नहीं देखी। तो अगर फोटोग्राफर होता तो आई वुड हैव बीन एन अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर। इतनी सुंदर जगह थी, बिकॉज ग्लेशियर सामने, नीचे आपके लेक्स हैं, लेक्स में आपके रेनबो ट्राउट्स हैं, एंड बिहार रेजिमेंट के लड़के वहां जाते थे फिशिंग करने के लिए। तो इट वाज अ लवली प्लेस, एंड हम लोगों का काम सिर्फ रेकी था, तो हमारे पास हथियार भी जो थे कार्बाइन्स थी। So I still remember the date. It was the 1st of October 1996. Me and another officer with me, I was a captain. मतलब कैप्टन बना दिया गया था बरसाती उसमें, एंड देयर वाज लेफ्टिनेंट एसके विद मी, और हमारे साथ 10 जवान हमको एक लोकेशन पे भेजा गया, बोला कि आप यहाँ पर जाइए और इसको रेकी कर आइए। एंड वो 2 दिन का ट्रैक था, और वहां से हमने सोनामर्ग की तरफ उतरना था। बालटाल करके एक जगह पड़ती है, बालटाल पे हमने उतरना था। तो हम लोग चलते थे, हमारे पास 2 बिहार रेजिमेंट के गाइड थे। हम लोग चलते रहे, हम लोग कम से कम 8-9 घंटे चले होंगे, और 8-9 घंटे चलने के बाद हम लोगों को एक वो जो हमारे गाइड थे बिहार रेजिमेंट के, उन्होंने बोला सर ये आखिरी बकरवाल की ढोक है, आज रात यही रुक जाता है, क्योंकि इसका रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी, और इसके बाद एक थोड़ा ग्लेशियर है, थोड़ा ट्रिकी एरिया आता है, और थोड़ा बच के संभल के चलना पड़ेगा स्नो में। तो भाई से ठीक है, और यंग कैप्टन, मुश्किल से 1.5-2 साल की सर्विस थी, 2 साल की सर्विस थी। हम रात को रुक गए। सवेरे जब हम लोग उठे, देखा बाहर कम से कम 3 फीट की बर्फ गिर चुकी थी।
सो वी वर ओनली इन आवर कॉम्बैट ड्रेस और ऐसा कोई हम लोग, और नीचे जंगल बूटी पहने, सो वी वर नॉट रियली अप फॉर द स्नो. It took us nearly 16 hours to get back to that camp जहां से हम चले थे. So I abandoned, being a leader, I said कि ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम वापस पीछे चलते हैं, बिकॉज हमारे पास ना कोई गेयर है ना कुछ है, टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया था, ना हमारे पास इतने हथियार और एमिनेशन थे. It took us 16 hours to get back to the same camp जहां से हम चले थे, जो बिहार रेजिमेंट का कैंप था. बड़ी मुश्किल से पहुंचा, और हमें पता चला था बाद में कि हॉस की भी टीम अब निकल गई थी 2 और पेट्रोल को बचाने के लिए, बिकॉज वी वर द थर्ड पेट्रोल जो विच हैड गॉट लॉस्ट. सो हम लोग वहां पहुंचे रात को, पूरे हमारे हाथ पांव सिकुड़ चुके थे, ठंड में बुरी हालत थी. सो उन लोगों ने हम लोगों को रम वम पिलाई रखा. तो हम लोग वही, जो एक टेंट था जिसमें 2 अफसर बिहार रेजिमेंट के थे, हम कुमाऊं रेजिमेंट के भी 2 अफसर बैठ गए. We stayed in that tent for the next 3 days, and then the sun came out. So when the sun came out, I got orders कि जल्दी तुम नीचे आ जाओ, because the battalion is going back to Leh. And उस जमाने में बहुत कम लोगों को एंटी टैंक कोर्स करने का मौका मिलता था, मिसाइल फायर करने का, एंड आरसीएल गन और मिसाइल फायर करना. तो आरसीएल गन चली गई है फौज से. उस टाइम पे 106 mm आरसीएल गन फायर करने का मौका मिलता था. जब पता चला एंटी टैंक कोर्स, क्योंकि उस टाइम नया नया जोश था, तो वो मिसाइल लगाने को मिलता था आपको अपने नाम के ऊपर, इफ यू हैड फायर्ड अ मिसाइल. तो हमने बोला बस चलते हैं. फिर अगेन नो शूज, नथिंग, जस्ट बिकॉज धूप निकली हुई थी, तो हमको लगा कि एवरीथिंग इज फाइन. वी स्टार्टेड वॉकिंग. हमने बोला यंग, नो एक्सपीरियंस, हमको लगा कितना टाइम लगेगा, बस हमको ऊपर से नीचे तो जाना है. पिछले बार भी 16 घंटे जो चढ़कर आया, तो वो कभी पहाड़ी चढ़ना था, कभी नीचे उतरना था, कभी नदी क्रॉस करनी थी. हाउ डिफिकल्ट कैन दिस बी? वी स्टार्टेड वॉकिंग, नॉट रियलाइजिंग कि जब धूप निकलती है तो स्नो में चलना ज्यादा मुश्किल पड़ता है, बिकॉज ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर आईज. सो वी वर नॉट अलाउड टू वेयर रिबैंड्स दोस डेज. होता सबके पास था, पहनना अलाउड नहीं होता था. आर्मी वाज वेरी रिजिड विद इट्स रूल्स देयर. So anyway, we started moving. No snow goggles, nothing. We started moving. After about 2 hours, the snowstorm came back in again, and इतनी बुरी हालत कि हम किसी तरीके से चल रहे हैं. अब ना हम आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते, ना मैप, ना कॉम्पस, नो गाइड. एंड ऐसे में हम लोगों को समझ भी नहीं है कि करना क्या है. तो हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो कोई बोले राइट जाओ, बिकॉज मैं भी यंग था. मेरे से जो जूनियर था एसके, मेरे ख्याल से सिर्फ साल भर जूनियर था, तो वी वर काइंड ऑफ लाइक इक्वल्स. फाइनली ये सब जब हम कर रहे थे, तो एक हमारा हवलदार था रामदत्त. रामदत्त ने बोला, सर अगर मैं आपको बोलूं, आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे? हमने बोला क्या? अच्छा, तब तक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, प्रेशर पे हैं, आपके पाँव ठंडे हो रहे हैं, अच्छा ऊपर से बर्फ गिर रही है. और हमारे जमाने में उस टाइम पे जो हमारे पास स्लीपिंग बैग होते थे, वो ये पॉलीफिल वाले नहीं थे, वो जो रुई वाले थे वो होते थे. वो भी हम लोग या तो नायलॉन की रोप, या वो जो सुतली वाली रोप होती है, उससे हार्नेस बना के पहना करते थे. दैट इज कटिंग, बिकॉज जब बर्फ आपके ऊपर गिर रही है, आपके सर के ऊपर से धीरे धीरे वो पानी बन के आपके स्लीपिंग बैग में घुस रही है, एंड स्लीपिंग बैग्स गेटिंग हेवियर. तो हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म थी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वी थ्रू एवरीथिंग. एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना. यू कुड सी बियॉन्ड 5 meters. सो मैंने बोला हाँ आप बताओ. तो उन्होंने बोला, सर एक देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मरमट, व्हिच इज अ माउंटेन रैट. इट्स सपोज्ड टू बी क्वाइट बिग, एंड इट्स ब्राउन इन कलर. सो बोला, सर ये मरमट के पांव के निशान है, ये मरमट के पांव के निशान को फॉलो करते हैं. तो मैंने बोला, यार ये कैसे अजीबोगरीब बात है, मरमट के पांव के निशान, पता नहीं किस गुफा में ले जाए, कहीं ना, तो जानवर है, वो तो कहीं अपने बिल में घुसेगा. तो हमारे जो ट्रूप्स हैं कुमाऊं रेजिमेंट के, वो कालिका माता के बहुत बड़े पुजारी हैं, और हमारी तो बैटल क्राई है कालिका माता की जय. तो उन्होंने बोला, सर ये माँ का भेजा हुआ दूत है. मैंने ऐसे क्या बकवास है? तो उन्होंने बोला, सर इतिहास में भी पहले एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में सॉरी, एक इसी तरीके से पैलेस्टाइन में एक डॉग आया था जिसने हमारी पूरी कंपनी को बचाया था. उस डॉग का नाम ही दूत रख दिया था. तो मैंने, अब ये इतना इतिहास हमको तब पता नहीं था, तो आई सेड नथिंग डूइंग. मैं अपना दिमाग लगा के, सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, यहाँ वहां ढूंढा. फिर बाद में एसके ऑल्सो सेड, सर लेट्स फॉलो इट. तो आउट ऑफ इरिटेशन आई सेड लेट्स फॉलो इट. हम लोग चलते रहे. एक जगह घंटे डेढ़ के बाद हम लोगों की हिम्मत भी टूट गई, और वहां पर मरमट के निशान भी गायब हो गए. एंड देन आई स्टार्टेड शाउटिंग. मैंने बोला, यार तुम लोगों के चक्कर में हमें ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, और कहीं गलत जगह उतर गए, कुछ हो गया. लाइक आई सेड, टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया.
तो 10 मिनट सबने इधर उधर देखा, मैं एक पत्थर के ऊपर बैठ गया, मैं ढूंढ के लाओ, मरमट को पकड़ के लाओ, मेरे सामने पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद एसके आया और एक दो लोग आए, उन्होंने बोला सर नहीं मिले मरमट के निशान, ऐसे सी आई टोल्ड यू, तुम लोग बेवकूफ हो, नाउ वी आर टोटली लॉस्ट। सडनली से सर आपके पाँव के बगल से तो जा रहे हैं, एंड आई लुक डाउन, आई सेड दैट इज इम्पॉसिबल। बर्फ जो सफेद होती है और ब्राउन रंग का मरमट है, वो भी इतना बड़ा मेरे सामने से जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने ना देखा हो। एंड हमको लगा हमारे आज कोई ना कोई किसी का पाँव या उंगलियां, तो पाँव ना कटे तो उंगलियां तो कटेगी, बिकॉज बर्फ में वी वर फ्रीजिंग। एंड जो हमारी कार्बाइन थी वो पूरे लोहे की होती है, हमको कार्बाइन छूने का भी मन नहीं कर रहा था, बिकॉज हमको लगा छुएंगे वो इतनी ठंडी हो रखी थी, हमारी स्किन निकल आएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वी जस्ट आउट ऑफ शेयर फेथ हम लोगों ने वो मरमट के पाँव के निशान फॉलो करने शुरू किए। वी क्रॉस्ड अ ग्रोव, छोटा सा, एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार जब हम चढ़े तो कोई ग्रोव तो था नहीं, बट ये ग्रोव में भी तो आई न्यू हम लोग बिल्कुल गलत जा रहे हैं। बट सब साइलेंस में चलते रहे एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स मरमट के निशान हमारे कमांडिंग ऑफिसर की हट के सामने आके खत्म हो गए। एंड हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो अपनी कुर्सी में बाइनोकुलर्स के साथ, बिकॉज वो भी घबराए हुए थे, 2 यंग ऑफिसर विद 0 एक्सपीरियंस। बस उनका से ये फेथ था कि जो लड़के हमारे साथ थे, जो हमारे जवान थे, वो जनरली हवलदार थे, तो उनका था ये ऑफिसर कुछ करना पाए ना पाए, मेरे हवलदार पक्के इनको निकाल के ले आएंगे, बिकॉज पहाड़ी लड़के थे, पहाड़ी इट्स इन द वेन्स, इन द ब्लड। सो वो सीओ के हट के पास है, तो सीओ बड़े खुश हुए, गले वले लगाए, उन्होंने पूछा कि और क्या करूं। तो रास्ते पर हम लोग ना बियर की बातें करते आए थे, टू कीप आवर माइंड ऑक्यूपाइड। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या पियोगे, तो उनको लगा ब्रांडी मांगेंगे ना, उन्होंने सर बियर पियेंगे। तो उनको लगे वाकई पागल हो गए। भी है। ओके। हाँ, तो हम लोग जब अपने स्लीपिंग बैग में घुसे हुए थे, बियर तो खैर आपको नहीं दी गई, आपको रमी पिलाई गई, तो माय कमांडिंग ऑफिसर केम टू माय रूम, वो मेरे बेड के बगल में आके बैठे, वाज वेरी हैप्पी कि यंग ऑफिसर सबको निकाल के लेकर आ गया है। तो ही सैट डाउन, ही सेड रोहित आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आई टोल्ड हिम कि सर इट वाज नॉट मी। आई सेड सर मैं आपसे कुछ पूछूं, तो उन्होंने बोला पूछो। मैंने सर आपने किसी मरमट को देखा, तो उन्होंने व्हाट ब्लडी मरमट। सो देन आई टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी। मैंने सर ये मैं नहीं निकाल के लाया हूं, हम वी हैड ऑल गिवन अप, ये मरमट निकाल के लाया, और मरमट के निशान आपके बिल्कुल हट के पास तक है। तो ही सेज आई सॉ नो मरमट। कर्नल सांबियाल नाम था उनका, राजेंद्र सिंह सांबियाल। ही वाज अ वेरी रिनाउंड माउंटेनियर ऑफ द इंडियन आर्मी। अगर आपने कर्नल बुल कुमार का नाम सुना होगा, जिन्होंने सियाचिन वो किया था, ही वाज अगेन फ्रॉम आवर बटालियन, और अदर आई एम फ्रॉम हिज बटालियन। कर्नल सांबियाल एंड कर्नल बुल कुमार वर गुड फ्रेंड्स, एंड इन लोगों ने काफी एक्सपेडिशन साथ किए थे। देन ही टोल्ड मी, ही सेड सन, ये सी फर्स्टली दिस इज द हिमालयाज, देयर इज समथिंग एक्चुअली गॉडली अबाउट इट। सो डोंट बी वेरी सरप्राइज कि अगर तुम लोग विद फेथ एंड विद गुड इंटेंशन और अपने अच्छे दिल से अगर तुम कोई काम कर रहे थे, ठीक है ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आते हैं तुमको बचाने के लिए, और कालिका माता तुमको बचाने के लिए हमेशा है ही। सो ही सेज कि इफ यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन, इफ यू आर ट्रू टू द नोबल प्रोफेशन ऑफ सोल्जरिंग, कालिका माँ तुम्हारा हमेशा साथ देगी। एंड आई थिंक दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय रिलेशनशिप विद कालिका माँ, and also my spiritual journey, that I had her at the back of my mind in anything and everything I did. I escaped death nearly 6 times in the next year itself, in 97 itself. Me and my company, we were responsible for killing 13 terrorists spread over just 6 months. And this was again in the same location or No, no, no. a different, This different, was different? Sonamar where this incident took place. The next year, in the month of March, we were moved to an area known as Ganderbal, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी। और वहां पे फॉर सम रीजन, मे बी पॉलिटिकल, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट आर्मी वाज नॉट रियली अलाउड। असम राइफल्स हुआ करती थी, सीआरपीएफ के कुछ एलिमेंट्स हुआ करते थे। आर्मी, आई थिंक, I could be drastically wrong, but I think Army entered Ganderbal for the first time in the year 1997. And once we entered Ganderbal, हमें बोला गया था ये बहुत पीसफुल एरिया है, इसीलिए शायद एक रिजर्व ब्रिगेड को ले से उतार के ऐसे एरिया में रखा गया था जहां पर लोगों ने बोला कि यार ये इतना हॉट बेड नहीं है, हॉट एरिया नहीं है। What we did not know कि that was the hottest area of Kashmir at that point of time, and thereafter what 70 Brigade, 3,111 Gurkha we did is legendary. मुझे लगता है कि ये मेरे 2 या 3 एपिसोड्स होने वाले हैं पॉडकास्ट के।
मतलब पहले एपिसोड में आपने जो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है, आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग। सो उसके बाद आई थिंक यू वेर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स यस, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यस। एंड आई थिंक उसी टाइम पे आपने एक बुक भी लिखी थी, मल्हारीज एज पीस कीपर्स। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं, मेरी जो बटालियन है दैट इज 3 कुमाऊं राइफल्स। हम्म, एंड जिस बटालियन के साथ मैं यूएन में गया था दैट वाज 15 कुमाऊं इंदौर। ओके। तो इंदौर के जो होल्कर्स हैं उनकी स्टेट फोर्स होती थी, जो 1952 में इंडियन आर्मी के साथ मर्ज होकर उसका नाम कुमाऊं पड़ा। तो इसीलिए वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी अभी तक मेंटेन करते हैं और 15 कुमाऊं के बाद इन ब्रैकेट इंदौर लिखते हैं। दिस इज द बटालियन दैट बिलोंग्स टू द ग्रेट देवी अहिल्या। ओके। सो मैं उस बटालियन में गया, तो मेरे को जो अपॉइंटमेंट दिया गया था दैट वाज पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो आई वाज सपोज्ड टू बी द इंटरफेस बिटवीन द इंडियन बटालियन एंड द सिविलियंस, because not everybody was allowed to interact with this thing because they try to maintain a certain buffer. So उस मैं वहां पर गया था, तो मैंने जब बटालियन के इतिहास के बारे में देखा कि 250 साल पुराना हमारे पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था which was talking about 250 years of हिस्ट्री। एंड लाइक आई सेड, कहीं ना कहीं पे फौज में तो आ गया था, लेकिन वो मीडिया वाला जो कीड़ा था मेरे दिमाग में अभी भी था। ओके। सो वहां पे जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल वीएस राठौर, तो उन्होंने मेरे को एक टास्क दिया। उन्होंने बोला कि तू पीआईओ है, यू कीप मीटिंग पीपल एंड थिंक लाइक दैट, कुछ एक ऐसी चीज बना जो सबको दी जा सके एज अ यादगार। while you were there। वाइल भी बताए, वाइल भी बताए। ओके। सो इंडियन आर्मी में एक ट्रेंड शुरू हुआ था, क्योंकि नई नई सीडीज आनी शुरू हुई थी। तो कोई भी वीआईपी विजिट होता था तो वीआईपी की ठक 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 फोटो खिंच जाती थी, और उसके जाने से पहले उसको सीडी गिफ्ट कर दी जाती थी जिसमें उसकी फोटो होती थी। तो दैट यूज्ड टू शो द एफिशिएंसी एंड द आईटी नॉलेज ऑफ द बटालियन। सो दिस वाज द ट्रेंड दैट वाज इन द इंडियन आर्मी दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि याद याद किया जाता था कि जल्दी जल्दी फोटो खिंच गई, और फोटो खींचने के बाद वो आपने फोटोग्राफ का प्रिंट आउट ले लिया, और प्रिंट आउट करके आपने एक एल्बम बना के अपने वीआईपी को गिफ्ट कर दी। तो उनको भी लगता था यार इससे बढ़िया मेमोरी क्या होगी कि मैं XYZ बटालियन में गया था और एक मेमोरी में मेरे को एल्बम मिल गया। Right। सो व्हेन ही टोल्ड मी टू डू समथिंग, आई सेड यार मैं एल्बम बना दूं। अच्छा। सो द बुक स्टार्टेड एज एन आइडिया ऑफ एन एल्बम। सो जब एल्बम बनने लगा, मैंने यार ये तो थोड़ा बोरिंग हो रहा है। मैंने आई पिक्ड अप फोटोशॉप देयर। देयर वर दीस टू बॉयज, होशियार सिंह सामंत करके एक, he retired as a JCO. तो तब he was a नायक। तो नायक होशियार सिंह सामंत होता था, who had worked on a coffee table book for the Kumaon regiment previously. So he had come with that experience. So he was also given in the PIO cell because he had knowledge about IT. So उसके साथ बैठा, so then I discussed with him. Then there was Lalit and all these boys, fantastic boys. तो मैंने बोला कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को थोड़ा लिखने विखने का शौक है, मैं लिखता हूँ, तुम लोग फोटोज को प्लेस करते जाओ, एंड रादर देन जस्ट मेकिंग इट अ नॉर्मल एल्बम, हम क्यों ना बटालियन का इतिहास लिखते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। सो वी रोट द हिस्ट्री ऑफ द बटालियन, द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्गो, and the reason why the battalion had to be moved from India to here, and what is peacekeeping all about. So this book turned into a coffee table book which was called Malharis as Peacekeepers. And subsequently जब लोगों को पता चला कि मेजर रोहित मिश्रा साहब जो हैं वो बटालियन हेडक्वार्टर में रह के कोई किताब लिख रहे हैं और उनको वो फोटोज भी डाल देंगे, तो हर आदमी चाहता था कि उसकी फोटोग्राफ बुक में आ जाए, लाइक अ मेमोरी। अच्छा, यूएन में क्या होता है कि जो आपके जवान होते हैं हर 6 महीने में बदल जाते हैं। तो 6 महीने में एक सेट ऑफ जवान रहेंगे, अगले 6 महीने में कुछ रिटेन करने के बाद अगले जवान आ जाते हैं। सो पुराने जवान भी और नए जवान भी, everybody wanted their photograph. So we started with an album which became a few chapters initially, and then इसे छोड़ो यार पूरी किताब लिख देते हैं, जितनी लोगों की फोटो डाल सको अंदर फोटो डालो। That is how Malharis as Peacekeepers was born and published. Okay। And how much time it took you to complete this entire book? 8 months. 8 months। Wow। आजकल तो विद इन फ्यू डेज वीक्स सब बना बना के कर देते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी एंड व्हाट नॉट। नहीं, हमारे बट टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था। हमारे टाइम पे तो 8 महीने में शायद इसलिए लग गए क्योंकि जो हमारे पास पीसी था हाँ वो जी। इतनी फोटोग्राफ के वजह से क्रैश कर गया था। फिर उनको नया पीसी मिला, पुरानी फोटोग्राफ बड़ी नहीं, मुश्किल से। मैं एक्चुअली वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस जमाने में ये सब चीजें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। इन स्पाइट ऑफ दैट
बिकॉज मैंने भी जब अपना शुरुआत करी थी, मैंने अपनी पूरी थीसिस लिखी थी, इट टुक मी फ्यू मंथ्स। और पेंटियम 4 एक वो डब्बा आया करता था उस टाइम, वो मैंने कंप्यूटर लिया था। और मैंने उस कंप्यूटर पे, बिकॉज आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दीज टेक गैजेट्स एंड एवरीथिंग, तो राइट। उसके ऊपर मैंने कम से कम 2 या 3 महीने लगे थे मुझे पूरी थीसिस बनाने में। एक थीसिस मैंने 2 थीसिस बनाई थी। और खुद टाइप करके, खुद उसको फॉर्मेट करके और खुद प्रिंट करवा के मैंने सबमिट करा था। तो आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग कि उस जमाने में ये लिखना और ये सब चीज सोच के एक बहुत बड़ी बात है। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो बुक फिर आप लोगों ने प्रिंट करके सबको एज अ गिफ्ट This is दिया what होगा। given as a gift to everybody. So 3,000 prints came out, एंड हाउ फॉर हाउ मेनी months you were stationed there? around 15 months. 15 months. Okay. I hope you know it was the Indian Army which was responsible for the entire peace during the first elections of Democratic Republic of Congo in the year हाँ जी, 2006. Not just Indian Army, but जो सबसे volatile sector था, हाँ the जी। eastern side, that was Okay. completely manned by the Indian Brigade and the battalions under the Indian Brigade, all Indian battalions. So Indians played a very major part, especially Indian Army played a very major part in getting democracy back into Democratic Republic of Congo तो after उस टाइम 66. में जो रिबेलियन वाला जो एक पोर्शन हुआ था, तो ये वही एरिया था जहाँ पे ईस्टर्न साइड जो Yes, आप बता रहे हो? yes. वो जो ओके। हुतूज और तुत्सिस का रवांडा का जो हुआ था, जिसकी वजह से पूरे रेबल्स कॉन्गो में घुस गए थे, दिस हाँ वाज द जी। एरिया। ओके। आई मीन मुझे थोड़ा सा, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज, मैं वापस आने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो नहीं प्लीज नहीं, टेक योर रिपीट। टाइम, आई नो देयर इज अ लॉट यू टू डाइजेस्ट। So there's a lot to digest. So after coming back from there, obviously आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे होगे, but then I believe you were also in the inventory school मो में, जो आपका एक रोल रहा है, वो रोल किस बारे में था? उस रोल के बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। सो मैं जब अफ्रीका से वापस आया था, तो उसके बाद माय बटालियन वाज इन, मैं अपनी ओरिजिनल बटालियन में चला गया था। हम्म। एक दिन बस सवेरे सवेरे शाही फरमान आया कि मेरे को इन्फेंट्री स्कूल बाउ रिपोर्ट करना है। तो मैं ये सोचने लगा कि यार मेरे को मेरी बटालियन में बैठने ही नहीं देते। पहले बटालियन में था तो 2 साल के लिए, देन आई वेंट आउट टू, हमारी पलटन JNK में थी, JNK से JNK मेरी पोस्टिंग कर दी। हम्म। सो फॉर 4 years आई वाज इन JNK विदाउट अ ब्रेक। तब तक बटालियन हैड मूव टू भुज। भुज में मैं 6 महीने रहा, तब तक उन्होंने मेरे को यूएन भेज दिया। यूएन से जब वापस आया तो मुश्किल से साल भर मेरे को अपनी बटालियन में हुआ था, तो उसके बाद इन लोगों ने, मेरे को पता चला, इन्फेंट्री स्कूल भेज दिया। सो इन्फेंट्री स्कूल में they sent me as an appointment of G1 IT. So I was responsible for the entire IT. And मैं सोच रहा था मेरे जैसे IT रिटार्ड को क्यों यहाँ बुलाया जा रहा है। I had just done a few courses of IT. Anyway, so when I went there, so I realized that my job was less of teaching there, and there were a huge fund, IT fund, जो infantry school या बाकी इस तरीके के institutes में आता था, which used to generally go unutilized. एंड इंडियन आर्मी बहुत तेजी से मॉडर्नाइज करने की उस टाइम कोशिश कर रही थी। दिस इज द ईयर 2007 ऑनवर्ड्स। Okay. मॉडर्नाइजेशन हैज स्टार्टेड अ लिटिल बिफोर, बट दे वांटेड टू मॉडर्नाइज पीपल। अब आप ये मान के चलिए कि इन द ईयर 2000 a person like me, we did not know how to operate a computer. हमको स्क्रीन सेवर नहीं बदलना आता था। So Indian Army wanted us to pick up computers. मैं उस जमाने का हूं जहां पर पार्ट टू ऑर्डर्स वगैरह भी हाथ से लिखे जाते थे। हम्म। एंड मतलब कंप्यूटर सिर्फ एक ही होता था, वही जैसे स्कूल में होता ना, जूते उतार के अंदर जाते थे, और कंप्यूटर जिसको खेलना आता था वो दिन भर सिर्फ चेस खेला करता था। सो मोस्टली हम आई लोग बिलोंग, गेम खेलने के लिए अंदर जाते थे। हाँ, अब वो गेम ही वो वैसे वो होता था, सिर्फ चेस ही खेला करते थे। हम्म। देन वी सॉ व्हाट कंप्यूटर कुड डू। सो मैं वहां पर गया, तो देन आई रियलाइज कि हमारे पास फंड बहुत था, बट यूटिलाइज नहीं होता था। और हर बार जब यूटिलाइज नहीं होता था, वो फंड आपको वापस कर दिया जाता था, एंड यू हैड टू गिव अ रीजन कि आप फंड क्यों वापस कर रहे हो। एंड ईच ईयर यू हैड टू गिव कि अगले साल आप क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो। सो मेरे जो प्रेडेसेसर थे, वाज अ पर्सन हु वाज वेरी आईटी savvy, बट तो उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स तैयार करके रखे थे, जैसे वाईफाई। ही वाज द गाय हु सेड कि इन्फेंट्री स्कूल शुड बी वाईफाई। अब इंडिया धीरे धीरे, उस जमाने में वाईफाई हो रहा था, तो वांटिंग टू हैव अ premier institute of the Indian Army on Wi-Fi also meant a lot of security risk. हम्म। So I was responsible for the policy change of the Indian Army, because of which Wi-Fi could come into these institutes.
Then video conferencing was of course an old phenomena, but infantry school वगैरह में जो हमारे commandant थे, the commandant had 2 other institutes under him. So he also had the commando wing, which is in Belgaum under him. And he also had, I'm forgetting the place, there was one more institute in the northeast which was under him. So he had to travel between Belgaum, our location, and the third location in the northeast quite often, because all these, he had to meet the other commandants there. So उन तीनों का नाम infantry school ही है, but there was one person who used to sit in Mao. Now for me to get through on a video conference, video conferencing was also part of the project, but never really were we able to get it on ground, because there were 22 exchanges जिसके बीच से जाना पड़ता था, and there was no dedicated bandwidth available for us. So what I did was I spoke to the signals. I said कि मेरे को dedicated bandwidth तो मेरे को कोई नहीं देता, तो मैंने बोला मेरे को dedicated time दे दो, इसके बीच में और इसके बीच में मैं कर लूंगा जब यहाँ पर कुछ नहीं होता. Saturday, Sunday आर्मी हेडक्वार्टर में छुट्टी होती है, तो my commandant will do video conferencing with his subordinates in the other 2 schools on a Sunday or probably on a Saturday. Saturday, Sunday आर्मी हेडक्वार्टर बंद है, तो हमारे ऊपर उतना लोड कम है. So infantry school again, अब तो things would have improved drastically. मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ, kind of prehistoric. The commandant of infantry school used to talk through 22 exchanges seamlessly. So that became a big thing कि यार कमांडेंट बात कर रहे थे, उनकी जो इतनी ज्यादा यहाँ वहां जाना होता था, it became a normal thing. So then third was of course educating people there. So basically there was, in my 1-year tenure there were around 7 projects which were deemed कि ये कभी हो नहीं सकते, including educating the young officers, also educating the captains and the majors who used to be instructors there into a lot of very high-end courses with Tatas. Tata CMC, we started organizing that. So somewhere I think I was a very minuscule part of modernizing the Indian Army there. And this was the time when every young officer was given a computer in his room, which was connected through the LAN. तो उनके जो भी कोर्स मटेरियल होता था वो उनके कमरे में उनके डेस्कटॉप पे होता था. So that was again something new that we had started. So things like that. So that 1-year journey in infantry school was fantastic professionally, because we could actually achieve a lot in a very short duration of time. Wow, what an incredible conversation with the dynamic couple. Guys, I hope आपको उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है. Well, कहानी अभी बाकी है. Thank you so much for joining us on this episode of Candid Talks with Bharat V. I hope you found our discussion as enlightening and inspiring as I did. If you enjoyed today's episode and appreciate the hard work that goes into bringing you these candid conversations, please take a moment to show your support. Like, subscribe and share this podcast with your friends and family. Your support means the world to me and helps keep this show going and helps us bring more such incredible stories. By subscribing, you won't miss any of our upcoming episodes, packed with more incredible stories and insights. And if you could leave a review, it would be immensely appreciated. Your feedback helps us improve and reach more listeners like you. इसी के साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं. बातों का सिलसिला जारी रहेगा with the dynamic couple, Lieutenant Colonel Rohit Mishra and his wife Rashmi Mishra, to hear more about Mission Fight Back in our next episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa signing off for today. दुआओं में याद रखना. जय हिंद.